जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास। ये किस्सा कोई मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें अपने जीवन के सच्चे किस्से बताऊंगा मैं आपको। किस्से, कहानियां, गप गपाष्टक। तो बात यह था, मैं सारी जिंदगी ना घुमक्कड़ी बहुत की है मैंने, और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रहा कि मेरी धर्मपत्नी जो है वो मेरे से भी ज्यादा तगड़ी घुमक्कड़ निकल गई। मतलब इतनी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। आज से कोई बात है, ये 15 साल पुरानी है। ओहो, बूनी आ गई। पहले आप इनसे मिल लो सर, ये बूनी जी हैं। अब वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बना लें दो। चलो ठीक है, ठीक है, जाओ मम्मा के पास चली जाओ। जाओ, ये देखिए सब बूनी जी हैं। ओहो, अब मेरे को वीडियो बना लें दो। पहले इनसे मिल लो सर, इनसे मिल लो। अब गई, चलिए चली गई। तो ये बूनी थी सर, ये मुझे हेलो बोलने आ गई थी बीच में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एक बार जून का महीना था और जलंधर में हम अपनी बालकनी में खड़े थे और टाइम हो रहा था दिन में लगभग 12 बजे। जून का महीने में क्या गर्मी पड़ती है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, महापुर चलें? तो इन्होंने कहा चलो। तो मैंने कहा बाइक से चलेंगे? कहती चलो। मैंने कहा चल हो जा तैयार, 15 मिनट में हम रेडी। उन दिनों बाइक थी हमारे पास, तब वो हीरो होंडा की पैशन 100 या 110 सीसी होती थी। मजे की बात, हेलमेट तक नहीं, चश्मे तक नहीं। और उन दिनों मैंने ये प्रोफेशनल बाइकिंग शुरू नहीं की थी। अब तो मैं सब बुलेट पे, जब मैं अपनी बुलेट पे चलता हूँ तो मैं बाकायदा पूरा सेफ्टी गियर, पूरा राइडिंग जैकेट, हेलमेट्स हैं, पूरा ग्लव्स और पूरा एकदम लोडेड। तो उस दिन जब, अच्छा, हम 15 मिनट बाद हम बाइक पे थे तब, और दिल्ली से जलंधर से चले और 375 किलोमीटर है दिल्ली, बिना हेलमेट, बिना चश्मा। और उन दिनों ये रोड्स भी जो है ना, ये जो अभी तो फिर भी 6 लेन रोड हो गई है ना, तब ये एक सिंपल, बड़ी मुश्किल से 4 लेन हुआ करती थी, बड़ी बहुत हैवी ट्रैफिक वाली। और इतना धूल धक्कड़। हम शाम को, मुझे याद है, 7-8 बजे पहुंचे थे दिल्ली, और आंखों से दिखना बंद हो गया था, इतनी सारा दिन धूल पड़ी थी। फिर रात को दिल्ली स्टे करके फिर अगले दिन सुबह सुबह हमने पहले हेलमेट लिए, फिर हम आगरा होते हुए बनारस तक गए थे। तो दिस इज द स्टोरी। तो मतलब मेरी वाइफ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्मपत्नी ने एक बार भी नहीं पूछा कि अचानक क्या मूड बन गया, और 15 मिनट बाद हमने बाइक उठा ली और हम बनारस चले गए बाइक चलाते हुए। और जून, और क्या भयानक गर्मी थी। लू ऐसी लग रही थी, मुझे याद है जब हम दिल्ली से मथुरा रोड पे आगरा की तरफ जा रहे थे तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे थे, और हर आधे घंटे बाद रुक के हम पूरा पेट भर पानी पीते थे कि लू न लग जाए। इतनी भयानक गर्मी थी, जून के महीना था। तो खैर साहब ऐसे ही एक दिन बनारस की बात है, महापुर की, सैदपुर की। दिन में मूड बन गया, मैंने कहा चल घूमने चलें। तो जैसा मेरी पत्नी का तो साहब ये जिंदगी में एक उसूल रहा है, वहां चलें, चलो। तो साहब हम चल पड़े। कहाँ जाना है कि हमने जिंदगी में कभी डिसाइड नहीं किया। कहाँ जाना है, मैंने कहा ये तो स्टेशन पहुंच के देखा जाएगा, जब इंक्वायरी वो विंडो के सामने खड़े होंगे, कौन सी ट्रेन जा रही है, कहाँ जा रही है, ये तब जाके डिसाइड करते थे डेस्टिनेशन क्या है। बस चलना है, चल पड़े साहब। तो बनारस पहुंचे लगभग शाम के लगभग 4-4:30 बजे होंगे। तो हमने पूछा अब कहाँ जाना है। तो मेरे दिमाग में ना पूरा नक्शा फिट होता था कि कहाँ हम जा कौन कौन सी जगहें हैं जो हमने नहीं देखी हैं, कौन सी जगहें हैं घूमने लायक। वो इतना क्यों नक्शा फिट होता था उसकी कहानी भी बताऊंगा, आज ही बता दूंगा या अगली बार को भी बताऊंगा। चलिए अभी बता देता हूँ। एक बार मुझे बनारस के व्हीलर्स स्टॉल पे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक किताब मिल गई, उसका नाम है भ्रमण संगी, बंगाल से छपती है, इतनी मोटी किताब है, कम से कम 1000 पेज की।
सब उससे ज्यादा वृहद एनसाइक्लोपीडिया टूरिज्म पे हो नहीं सकता। इंडिया का प्रत्येक दर्शनीय स्थल अगर छोटा सा भी है, एकदम बहुत ही छोटा सा मामूली सा भी अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ की पूरी जानकारी, कैसे पहुँचना है, क्या साधन मिलेगा, कौन सी बस मिलेगी, कौन सी ट्रेन मिलेगी, किस स्टेशन पे उतरना है, वहाँ से कैसे शेयर टैक्सी लेके पहुँचना है, उसके बाद उस शहर की, उस प्लेस की एक एक होटल की जानकारी, उसका एड्रेस की फलाने रोड पे इतने होटल हैं, ये नाम है, ये फ़ोन नंबर है, इतना टैरिफ है, रूम टैरिफ तक लिखा होता था, हर एक होटल का रूम नंबर। हिंदुस्तान में शायद ऐसी कोई दर्शनीय प्लेस होगी जिसकी आज भी छपती है, मेरे पास अभी भी उसकी 2 कॉपीज है। हर 5 साल में नया संस्करण छपता था, क्योंकि टैरिफ्स वगैरह जब भाई महंगे हो जाते हैं, होटल्स, फ़ोन नंबर चेंज हो जाते हैं, तो वो किताब थी हमारे पास, और तब मैं दिन रात उस किताब को ही पढ़ता था। तो मुझे एक, और उस किताब से ढूंढ ढूंढ के हमने ऐसे ऐसे जगह ढूंढी। एक जगह थी सिमुलतला। सिमुलतला की टूर पे तो पूरे 20 मिनट की वीडियो बनती है, इसलिए वो कभी बाद में सुनाऊंगा। तो उस दिन जब हम बनारस पहुंचे तो मेरे दिमाग में नक्शा पहले फिट होता था, सिर्फ ये बता दो कि ट्रेन कौन सी है, तो मैं बता देता था कि इस ट्रेन पे जाओगे तो फलानी जगह उतर जाना, वहां से ये जगह चले जाना। तो अब सब 4 नंबर पे खड़ी थी वाराणसी रांची, एक ट्रेन चली थी बाद में, जो कि एक्सटेंड होके हो गई थी, इलाहाबाद से चलने लगी थी। तो 4 नंबर पर रांची खड़ी थी और 5 नंबर पर बुंदेलखंड खड़ी थी। तो मैंने कहा देखो, रांची भी नहीं देखा और वो आज तक नहीं देखा। मेरा रांची एक शहर है जो आज तक छूटा हुआ है, उस दिन देख सकते थे यदि मूड न बदल जाता। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा देख, अगर 4 नंबर वाली से चलेंगे तो रांची जाएंगे, 5 नंबर वाली से चलेंगे तो मैंने कहा इससे खजुराहो जा सकते हैं। तो खजुराहो कैसे? मैंने कहा इससे जाएंगे महोबा। अच्छा, ये सारा मेरे टाइम टेबल दिमाग में फीड था। मैं भी खुद अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया था। तो मैंने कहा इससे महोबा उतरेंगे और महोबा से बसें चलती हैं जो खजुराहो उतार देंगी, और खजुराहो का डिस्टेंस है महोबा से लगभग 100 किलोमीटर। तो मैंने कहा कितनी भी घटिया बस सर्विस होगी तो 4 घंटे में महोबा से खजुराहो, और खजुराहो इट्स अ वंडरफुल प्लेस, सच अ नाइस टूरिस्ट प्लेस, बहुत ही मज़ेदार जगह है। तो हम साहब बुंदेलखंड एक्सप्रेस में सवार, और सुबह 3 बजे बुंदेलखंड ने महोबा उतार दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वो नाम की एक्सप्रेस है, और बनारस से इलाहाबाद शायद फूलपुर होके जाती है, तो वहाँ पे फास्ट पैसेंजर की तरह चलती है, और फिर इलाहाबाद से झांसी होके जाती है, वही महोबा बांदा, मानिकपुर महोबा बांदा होते हुए मऊरानीपुर, और उस रूट पे पैसेंजर बन के चलती है। नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। और जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में तो बहुत ही खटारा गाड़ी थी, अब तो उसमें 3-3, उस जमाने में उसमें एसी नहीं लगता था, उसमें एक फर्स्ट क्लास का कोच होता था, बाकी 2-3 स्लीपर होते थे, बाकी पूरी पैसेंजर गाड़ी होती थी। तो साहब हम बुंदेलखंड में चढ़ गए और सुबह 3 बजे महोबा उतर गए। अब महोबा 3 बजे उतर के आदमी, और बड़ा पुराने ज़माने की रेल थी साहब, लालू और नीतीश कुमार और राजीव गांधी के ज़माने की रेल, क्या रेल हुआ करती थी। अब तो खैर शुक्र है मोदी जी का कि उन्होंने रेल का सबसे बड़ा कायाकल्प किया है। तो साहब 3 बजे पहुंचे तो वहाँ पे न तो कोई कायदे का उस स्टेशन पे वेटिंग हॉल, मतलब सोच लीजिए आप कैसी रेलवे थी। तो बाहर चले गए, वहाँ पे पूरी फुल रौनक थी महोबा स्टेशन पे, और यात्रियों से भरा हुआ था स्टेशन, अंदर बाहर सब खूब, कहने का मतलब बहुत अच्छी खासे यात्री थे, दोज वो वेटिंग फॉर देयर ट्रेन्स, या रात को जो उतरे थे। चाय वाय पी हमने एक जगह, रात को 3 बजे गर्म पकौड़ियाँ बन रही थी, रात को 3 बजे पकौड़ियाँ, रात को 3 बजे सब चाय वाय पी, और हमें ये बताया गया कि सुबह 6 बजे पहली बस चलती है खजुराहो के लिए। तो अब सब हम 5 बजे उस बस में जाके सवार हो गए। तो जब 5 बजे बैठे, 5:45 हुआ, तो मुझे लगा अब भाई स्टाफ आ जाएगा, बस के ड्राइवर कंडक्टर आ जाएंगे, कुछ चलने का कुछ नामो निशान।
तो बस में कोई हरकत ही नहीं, हमारे जैसी 10-20 सवारियाँ और बैठी हुई, बैठे बैठे हम बसों में ऊँग रहे। तो जब 6 बज गए, 6:15 बज गए, 6:30 बज गए, तो मैंने पूछा, अरे भैया कहाँ, क्या हुआ? अरे कहाँ होगा वो? तो बोले अगली बस बारात लेके गई है, तो ये बस अगला नंबर भी लेके जाएगी। तो अब अगला नंबर था 7:30 बजे का साहब। तो चलिए साहब 7 बज गया, उसी बस में बैठे बैठे 7:30 बज गया। तो फिर नहीं चली 7:30। तो मैं जा रहे कहाँ होगा वो? तो बोले वो 9 बजे वाली बस को तो आना था, पर वो रास्ते में खराब हो गई है, तो अब ये 9 बजे वाला नंबर लेके भी जाएगी। लो जी, 9 बजे साहब बस चली। अब जिस बस को 6 बजे चलना था वो 9 बजे चली साहब, और तब तक महोबा का बाजार खुल गया था। तो बस चली और 2 किलोमीटर बाद जाके बाजार में एक जगह खड़ी हो गई। अब भाई, अब आमतौर पे सवारी उठाने के लिए तो 1-2 मिनट खड़ी होती है बस। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, तो फिर हमें लगा कि बस की छत पे बहुत बड़ी हलचल हो रही है। तो मैंने पूछा, अरे क्या हो रहा हुआ है? बोला सामान लोड हो रहा हुआ है। मैंने पूछा क्या मतलब? तो फिर मैंने झांक के देखा तो बड़े बड़े सरिये के गट्ठर और खूब सारा व्यापारिक सामान बस के ऊपर लोड हो रहा था। सर वो लोड हुआ करीब आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 20-25 मिनट तो जरूर लोड हुआ होगा। खैर साहब, फिर रास्ते में से उस महोबा की सवारियां उठाते उठाते बस चली, करीब आधे घंटे में आई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बाद फिर एक छोटा सा बाजार, वहां खड़ी हो गई। तो मैंने पूछा, अरे क्या हो रहा हुआ है? बोला सामान उतर रहा हुआ है। जो सामान मैं ऊपर से चढ़ा था उसमें से थोड़ा सामान उतर गया। फिर थोड़ी देर और 10 किलोमीटर गई। अरे क्या हो रहा हुआ है? बोले सामान चढ़ रहा हुआ है। तब बस पे फिर सामान लोड होता रहा। तो सब इसी तरह हर जगह जहां रुकती थी वहां आधा घंटा सामान लोड होता था और उतरता था। तो मैंने कहा यार ये तो ट्रक सर्विस हो गई बॉस, बस सर्विस तो क्या है। अच्छा, वहां की जनता इतनी कूल, ओह, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आराम से बैठे। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग जिस इलाके में रहने वाले लोग, एक तो बस सवारियों से ठसाठस भरी हुई, और होता क्या है कि अरे भैया जब तुम्हें मालूम है कि बस आधा घंटा रुकेगी यहाँ, तो आमतौर पे सवारी नीचे उतर के टहल लेती है। ट्रेनों में नहीं होता कि जब आपने देखा होगा कि जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है, क्रॉसिंग होती है, तो जब अगर 15 मिनट रुकना है तो आधी सवारियां नीचे उतर के टहल लेती हैं। पर सर महोबा वाले और छतरपुर वाले, वो छतरपुर जिला पड़ता है खजुराहो वाला, ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया है, पर इतने पक्के थे सर, एक भी सवारी बस से उतरती नहीं थी। बस आधे घंटे से खड़ी है पर बस ठसाठस भरी है। तो सब जब ऐसे 5-7 कस्बे बीत गए, और टोटल डिस्टेंस अभी भी मैं गूगल पे मैप पे देख के बता सकता हूं, इट वॉज नॉट मोर देन 100 किलोमीटर्स द डिस्टेंस। तो सब करीब 12-1 बज गया और अभी बस आई थी हार्डली 50 किलोमीटर। एकदम सच्ची कहानी बता रहा हूं, कोई इसको झूठ साबित नहीं कर सकता। 50-55 किलोमीटर बस आई और 12 बज गए थे। अब हमें लगा यार बड़ी जोर की भूख, और मैंने कहा यार इस हिसाब से तो अभी तो 40 किलोमीटर और जाना है, ये तो शाम 6 बजे पहुंचाएगी बस। तो उन्होंने मुझे आगे में एक सवारी ने बताया कि अब आगे पता नहीं ये कौन सा कस्बा आएगा, मैं आपको वो नाम देख के बताऊंगा, मैं जरूर लिखूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कस्बा कौन सा था। बोला यहाँ एक आएगा, फिर वहां से बस लेफ्ट मुड़ जाएगी और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर वो कस्बा है, मेन रोड छोड़ के बस फिर वहां जाएगी। और विजय सिंहपुर या इस टाइप का कुछ, पता नहीं ऐसा नाम था। फिर ये बस वहां जाएगी, वहां से बस अड्डे से सवारियां लेके फिर वापस आएगी और यहीं से फिर वापस जाएगी। तो मैंने कहा इसमें कुल कितना टाइम लगेगा? बोला जी 45 मिनट लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा, वो छोटी सी एक चट्टी सी थी। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा चल हम यहीं उतर लेते हैं, ये बस 45 मिनट बाद आएगी,
तो अपनी सीट हम पहले बोल गया था भाई हम वापस आएंगे इस सीट पे, और हमने कंडक्टर से बोला कि तू हमें यहाँ उतार दे, जब 45 मिनट बाद जब वापस आएगी बस तो हम यहाँ से चढ़ जाएंगे। हमने कहा चलो यार तब तक थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे। तो वहाँ पे सब बुंदेलखंड में भजिया बड़ी अच्छी बनती है, चाहे कुछ जाए, भजिया मतलब पकौड़े और मंगोड़ी और इस टाइप के, और इसी टाइप का स्ट्रीट फूड क्या मतलब जो भी कहना हो आपको उसको, वो छोटी छोटी दुकानें जिस पे चूल्हे की आंच पे चाय और ये सब। तो हमने सब वहाँ कायदे से नाश्ता वाश्ता किया और हमने कहा 45 मिनट होने वाले तो बस आने वाली होगी। तो सब 45 मिनट हो गए, बस नहीं आई। फिर धीरे धीरे 1 घंटा हो गया, बस नहीं आई। फिर 1.25 घंटा हो गया, बस नहीं आई। फिर 1.5 घंटा हो गया, बस नहीं आई। अब हम घबराए, अच्छा हमारा बैग उसी बस में पड़ा हुआ तो हमने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा अबे वो बस गई थी आई नहीं। बोले बाबूजी आएगी। अबे मैंने कहा 1.5 घंटा हो गया यार अभी तक नहीं आई। बोला बाबूजी आएगी। तो मैंने कहा यार उधर से उधर कहीं, कहते उधर से उधर कोई रास्ता ही नहीं है, कहते उधर एक पहाड़ी है उधर एक नदी है, तो बस उड़ के चली जाएगी, बस आएगी तो इसी रूट से वापस आ जाएगी और कोई रूट ही नहीं है। 15 मिनट हमने और इंतजार किया। तो एक आदमी था वो हमारी परेशानी समझ गया, बोला एक काम करो ना आप, फिर एक काम करो ये जो जीप जा रही है इससे लटक लो और जाओ बस अड्डे, वहीं देखो कहाँ है। तो अब हम एक जीप में लटक के उस शहर में गए, वहाँ बस अड्डे पहुँचे तो एकदम सुनसान बस अड्डा, कुछ नहीं। तो हम करें क्या तो हमने पूछा यार वो महोबा से जो खजुराहो जाने वाली बस, कहते वो खड़ी। तो हम वहाँ गए तो बस एकदम निपट खाली। तो हमने पूछा कि भैया ये बस तो खजुराहो जाने वाली थी, इसकी सब सवारियां, इसका सब सामान क्या हुआ, आखिर माजरा क्या है, ये बस यहाँ खड़ी है, न ड्राइवर न कंडक्टर न कोई सवारी। तो हमने पूछा भैया ये क्या, तो वो किसी को कुछ पता ही नहीं। अब हम परेशान, हमने बस में झांका, हमारा बैग नहीं, न बस की कोई सवारी, न कंडक्टर न ड्राइवर। तो मैंने कहा ऊपर चढ़ के देखता हूँ। तो जब ऊपर चढ़ के देखा तो एक तिरपाल के नीचे कुछ ढका हुआ था, वो तिरपाल हटाई तो हमारा बैग रखा हुआ। तो मैंने कहा चलो यार एक मुसीबत तो हल हुई कि चलो कम से कम बैग तो, फोन आ गया बीच में, तो मैंने कहा बैग तो कम से कम मिला। तो सब बैग हमने वापस ले लिया। बैग लेके मैंने कहा अब क्या करें, अभी टाइम हुआ था लगभग 1:30 बजे थे, अंदाजा है मेरा 1:30 बजे थे। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई साहब खजुराहो जाना है, तो उनने बोला जी यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा अगर वो मेन रोड पे चले जाएं, तो उनने कहा मिलेगा तो वहाँ से भी कुछ नहीं। तो मैंने कहा चल चलते हैं ना। हमने फिर वो कोई साधन सूधन वहाँ जा रहा था, उस मेन रोड तक गए। मेन रोड पे थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ी देर मतलब आधा घंटा बैठे रहे, तो कुछ नहीं आया सब। और तब तक बज गया था करीब करीब 2, और डिस्टेंस था 40 किलोमीटर। फिर थोड़ी देर बाद ना एक ट्रक आया, और ट्रक भी डंपर, उस एरिया माइनिंग का एरिया है, उसमें माइनिंग बहुत होती है, तो डंपर चल रहे थे उस एरिया में। तो हम दोनों ने ना पति पत्नी ने ऐसे हाथ दिया, उसको शायद दया आ गई, और ही वॉज क्यूरियस कि यार ये दोनों नए से दिखने वाले कपल ये कहाँ, ऐसे बैग पिट्ठू बैग टांगे हुए, एकदम टूरिस्ट टाइप की हमारी शक्लें। तो उसने ही वॉज जस्ट क्यूरियस, उसने पूछ लिया कि कहाँ जाओगे। तो हमने बोला खजुराहो जाएंगे। तो यहाँ कहाँ घूम रहे हो। मैंने बोला हमारी बस धोखा दे गई। बोला अच्छा बैठो, मैं इस रोड पे 15 किलोमीटर जाऊंगा, पर वहां से मैं तुम्हें दूसरे ट्रक में चढ़ा दूंगा। हमने कहा ठीक है। हम तब उसके कैबिन में सवार हो गए, और वो डंपर था वो माइनिंग वाला, वो डंपर हमें ले गया 15 किलोमीटर। अच्छा उस जमाने में मध्य प्रदेश की सड़कों का ये हाल था कि स्टेट हाईवेज जो थे वो उनके मुश्किल से 10 फीट चौड़े होते थे। मतलब अगर उसमें एक मारुति अगर जा रही है तो सामने से अगर मोटरसाइकिल आ जाएगी तो मोटरसाइकिल वाले को नीचे उतारना पड़ेगा। मोटरसाइकिल और मारुति दोनों एक साथ रोड पे क्रॉस नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश की ये दशा थी। ये 15 साल से ज्यादा 20 साल पुरानी बात है। तो साहब उस रोड पे हम उस डंपर में बैठ के 15 किलोमीटर गए। फिर वो डंपर
ने हमें उतार दिया, बोला अच्छा रुको, यहाँ से दूसरा डंपर आएगा, उस पर बैठा दूंगा मैं तुम्हें। तो 5-7 मिनट बाद ही नया ट्रक आ गया, वो ट्रक वाले ने हाथ दिया, वो बोला इनको वहाँ उतार देना, वहाँ तीसरी जगह उतार दिया, और बोला नए डंपर पे चढ़ा भी देना। फिर हम सब वो बमीठा या ऐसी कोई एक करके जगह आती है, वहाँ पहुँचे। वहाँ फिर वो मेन रोड आ जाता है, वो छतरपुर वाला, छतरपुर सतना, वहाँ पहुँचे। और फिर वहाँ से हमें, फिर वहाँ से बहुत साधन मिलता है, ऑटो रिक्शा और वो सब कुछ मिलता है, वो 8-9 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता है। तो वो बमीठा ही है शायद उस जगह का नाम। वहाँ से फिर हम खजुराहो पहुँचे, और मुझे याद है हम 5:30 बजे खजुराहो पहुँचे। और उन दिनों खजुराहो में बजट होटल साफ़ सुथरे से, सुंदर से, प्यारे से 500-600 रुपये में मिल जाते थे। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ फिर होटल के नीचे शानदार चाय का ठेला, और साहब मंगोड़ी बन रही थी, ओहो हो। और हम इतनी बुरी तरह थके हुए और इतने भूखे, मैं क्या बताऊँ आपको। तो हमने पहले रूम लिया, रूम में चेक इन किया और फटाक से नहाए, और मैंने कहा चल बिल्लो पहले चाय पकौड़ी हो जाए, उसके बाद कुछ देखेंगे। तो साहब हम, याद है हमें, हम नीचे आए और वहाँ पे मुड्डे लगा रखे थे उसने, और हमने साहब अपने मन से बढ़िया खूब मिर्ची झोंक के मंगोड़ियाँ बनवाई और चाय पी। और मैंने कहा यार अब थक गए बुरी तरह, अब हम जाते ही निढाल होके सो गए, और रात को उठे 9 बजे। तो 9 बजे साहब उठे तो देखा कि खजुराहो की मतलब बड़ी मस्त सी नाइट लाइफ थी, मतलब बड़े प्यारे प्यारे लोग घूम रहे थे। और एक होटल, एक रेस्टोरेंट था, उसमें मचान बना हुआ था ऊपर, मचान ट्री हाउस था, मुझे अच्छी तरह याद है। और बहुत सारे पेड़ वेड़ थे, बहुत बढ़िया बढ़िया फैंसी रेस्टोरेंट था। वहाँ हमने शानदार खाना खाया। तो वहाँ पे हमारे बगल में एक 7-8 मेंस का एक ग्रुप बैठा हुआ था। तो हमने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि वो सब जो है खजुराहो के गाइड्स थे, और सबकी उम्र 45 to 60 ईयर्स थी, और बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे थे। उसमें से एक से हमने दोस्ती कर ली, उसने बताया कि यहाँ ये हम सब लोग गाइड्स हैं, सारा दिन हमने आज मेहनत की है, तो अब शाम को हम लोग यहाँ बैठ के एंजॉय करें। बियर वेयर पी रहे थे वो सब। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या है, बोले ये सामने ही तो है, उस रेस्टोरेंट के सामने एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसमें 8-10 मंदिर बने हुए हैं। तो मैंने पूछा और बोले यही है जो है 8, एक छोटा सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, तो उसमें 7-8 मंदिर हैं, और उन दिनों उन मंदिरों की रेनोवेशन चल रही थी। और चूंकि मंदिर तो बहुत पुराने हैं ना, सैकड़ों साल पुराने हैं, तो वो पत्थरों पे थोड़ी सी एक फंगस सी काई लग जाती है, उसको छुड़ा के उसको एकदम साफ किया जा रहा था, एकदम ब्रांड न्यू लगने लगते थे मंदिर। जितना पोर्शन साफ हो जाता था वो अलग दिखता था कि अच्छा ये पोर्शन साफ। तो उन्होंने बोला सुबह आइएगा, सुबह आपको हम घुमाएंगे। खैर साहब, और इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अलावा 1-2 मंदिर गांव में है इधर उधर। कहता हम रात को सो गए, थके हुए थे ही। और उसके बाद अगले दिन हम सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स घूमने गए। तो साहब टेम्पल अब आपने देखा होगा कि साहब खजुराहो के मंदिर में तो क्या गजब गजब आकृतियाँ, गजब गजब मूर्तियाँ, और गजब गजब वो पुराने ज़माने के। आपने तो खजुराहो के बारे में तो सबको है ही है कि साहब वो पूरा एकदम ना मैथुन की और इसकी उसकी। तो हमने मंदिर देखा, मैंने कहा यार वो खजुराहो की मूर्तियाँ, खजुराहो के टेम्पल्स में वो जो दुनिया भर की चित्रकारी है, यहाँ तो एक भी नहीं दिख रही। पूरे हम 8-9 टेम्पल घूम लिए, कहीं कुछ नहीं। तो मैंने वो गाइड दिख गया हमें, मैंने कहा भाई साहब वो गाइड, मैंने कहा वो बताओ यार ये वो खजुराहो में वो जो मूर्तियाँ दिखाते हैं। बोले आओ दिखाओ। तो अब उस मंदिर में एक लाइन में इतनी सी, कितनी, इतनी बड़ी मूर्ति है। वो इतनी बड़ी, छोटे तो है ना, वो दुनिया भर की जो आपने खजुराहो में जो फेमस है। तो मैंने ध्यान से देखा, हाँ, मैंने कहा यही है, मतलब कुल मिला के 2 इंच की होगी। वो क्लोजअप फोटो खींच खींच के पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है खजुराहो वालों ने। दूर से मंदिर देखो तो कुछ एकदम नॉर्मल मंदिर है, एकदम नजदीक जाके देखो तो वो मूर्ति दिखती है, और उन मूर्तियों की एक सीरीज, एक लाइन बनी हुई है, और वो भी सब मंदिरों में नहीं है, एक आध में ही है।
तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा, मतलब इट इज अ स्कैम। खैर साहब, और खजुराहो उस जमाने, 20 साल पुराना खजुराहो, एक तो दुनिया के सारे बढ़िया 5 स्टार होटल्स थे, एयरपोर्ट था, क्योंकि अंग्रेज आते थे वो वही मूर्ति देखने के चक्कर में, वो भी मेरी तरह गरिया के जाते होंगे। खैर साहब, और छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस, छोटे छोटे होटल्स लोगों ने घरों में खोल रखे थे, पीजीज और बजट होटल्स थे सारे, या तो 5 स्टार्स थे, वो अशोक और चंदेला और बुंदेला और पता नहीं किस किस नाम वाले आईटीसी के थे, और पता नहीं कौन से क्लार्क्स था, या तो 5 स्टार थे या छोटे छोटे होटल्स थे। बहुत प्यारी सी छोटी सी मार्केट थी, लोकल पॉपुलेशन मुश्किल से होगी 1000, 1500, 2000, अब का तो पता नहीं। अभी भी, हालांकि 2 साल पहले मैं गया था खजुराहो, अब तो फिर भी थोड़ा सा ग्रो कर गया सिटी। अब तो रेलवे आ गई है साहब, खजुराहो रेलवे स्टेशन हो गया है, खजुराहो से सीधे दिल्ली तक की ट्रेनें चल पड़ी हैं। पर वो जो छोटा सा शहर है, जो टूरिस्ट प्लेस है, और उसके बाद बड़ी प्यारी प्यारी खुली खुली सड़कें हैं, वहाँ पे एक छोटी सी झील है, और अब तो वहाँ एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट खुल गया है, वो उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लूँगा। वहाँ शानदार थाली मिलती है, बहुत बेहतरीन भोजन मिलता है। अभी जब हम 2 साल पहले गए थे तब हमने वहाँ खाना खाया था, 1 साल पहले गए थे। पर कुल मिला के वो जो यात्रा थी ना, महोबा से लेकर खजुराहो वाली यात्रा, वो यात्रा ऐसी थी कि वो आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। तो अब मैंने फिर पता लगाया, मैंने कहा भैया वो महोबा से खजुराहो वाली रोड, कुछ में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि एमपी में इधर बहुत, एमपी में तो ऐसी, शिवराज सिंह जी जब पहली गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ऐसी ऐसी सड़कें बना दी कि एमपी के स्टेट हाईवेज हमारे नेशनल हाईवेज से बेटर थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि भैया वो महोबा से खजुराहो वाली सड़क कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? तो बोले हाँ जी अब तो बेटर बन गई है। और मैंने कहा कुछ रोड के साधन वाधन? कहता नहीं, हाँ अब जो है साधन भी बेटर हो गए हैं, और अब वो वाली स्थिति नहीं है 20 साल पुरानी वाली जो हमने झेली थी। तो जब वापसी में आया तो मैंने कहा ऐसा है, बेशक सारी जिंदगी खजुराहो रहना पड़ जाओ, मैंने कहा उस रूट से वापस नहीं जाएंगे। पत्नी ने मेरी बोला कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ करना पड़ो, उस रूट से वापस नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चिंता मत कर बिल्लो, तेरे को नए रूट से ले सकते हैं, ले चलते हैं। तो फिर हमने साहब आपकी बार रूट पकड़ा कि हम वहाँ खजुराहो से, वही खजुराहो शहर से बमीठा मेन रूट जो है, जो मेन रोड है वो करीब 10 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर। वहाँ आए बमीठा, कोई साधन पकड़ के, फिर वहाँ से एक बस मिली, हम मिली तो 2 घंटे बाद। उस रूट पे भी बहुत अच्छी, जो यूपी और पंजाब के रहने वाले लोग हैं उनको बहुत निराशा हो सकती है। हम लोग तो ऐसे एरिया से, हम तो बनारस गाजीपुर के रहने वाले, जहां हर 3 मिनट पे बढ़िया शानदार बस बनारस से गाजीपुर के लिए मिलती थी। यहाँ तो साहब छतरपुर झांसी 10 बजे, फिर अगली 2 बजे, 4 घंटे बाद बस थी। तो वहाँ बमीठा 2 घंटे बैठ रहे, तो एक बस आई, बस में भी भीड़ भाड़ थी, आगे चल के सीट मिल गई थी। तो वहाँ से बमीठे से फिर पन्ना वन्ना होते हुए सतना आए, तो सतना रात को हमें मिली महानगरी एक्सप्रेस, तो महानगरी से पकड़ के हम बनारस आए। तो ये थी साहब हमारी खजुराहो यात्रा। वो बस वाली जो यात्रा है वो वाकई याद करने वाली यात्रा है। अदरवाइज खजुराहो इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, हालांकि मंदिर कॉम्प्लेक्स के अलावा कुछ नहीं घूमने के लिए, पर आप जाएंगे और एकदम कूल प्लेस है, ज्यादा भाग दौड़ नहीं, एक बस मंदिर के सामने ही होटल ले लो, सस्ते होटल आज भी मिल जाता है, 1000 रुपये में बढ़िया कमरा मिल जाता है। उस ढाबे का नाम लिख दूंगा, ढाबा नहीं है, होटल है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, थाली मिलती है 150 रुपये में, क्या बढ़िया खाना खिलाते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिखूंगा। और तो अब खजुराहो घूम के आइए, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब तो रोड बहुत अच्छे हो गए, और अब तो नाउ देयर इज ट्रेन, अब तो बनारस से सीधे खजुराहो के लिए ट्रेन है, दिल्ली से सीधे खजुराहो के लिए ट्रेन है, और ट्रेन सर्विस बहुत अच्छी है। तो ये था साहब आज का किस्सा, अगली किस्सा गोई में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।